की मेगा ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ईरान की जानिब से मिलिट्री एक्सरसाइजेज हंगामी तौर पर शुरू कर दी गई हैं। साथ ही हंड्रेड्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइलों की खबर सामने आ रही है। द लार्जेस्ट नंबर जिसके साथ इजराइल के ऊपर हमला किया जाएगा उसको भी डिप्लॉय किया जा रहा है। और साथ ईरान की जानिब से पे दर पे जवाबात आ रहे हैं, तैयारियां हो रही हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, ईरान की जानिब से जो डॉक्यूमेंट्स हासिल किए गए थे उनमें से कुछ जो है वो रिलीज कर दिए गए। ये पहले हैं जिनको ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया है, सबूतों के साथ रिलीज किया गया है। और इसमें बताया गया है कि कैसे IAEA का सरबराह इजराइल के साथ जो है वो राब्ते के अंदर था, यानी वही इदारा जिससे ईरान के खिलाफ फैसला आया है, ईरान ने उसकी जो साख है उसको दुनिया के सामने जो वो खोल के रख दिया है। साथ ईरान ने ये अनाउंस किया है कि वो यूरेनियम इनरिचमेंट को अगली सतह के ऊपर लेकर जा रहा है। तेजी के साथ अब वो यूरेनियम इनरिच करेगा और इसका सीधा मतलब यह है कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाने की तरफ बढ़ रहा है। तो ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर एस्केलेशन बताई जा रही है। अमेरिकी एम्बेसी ने इजराइल के अंदर अलर्ट जारी कर दिया है अपने सिटीजन को कि वो एहतियात करें और ट्रैवल से भी एहतियात करें। और एक अलर्ट जारी किया गया है कि हमला हो सकता है। और इसी दरमियान स्टीव विटकॉफ की मोसाद का जो चीफ है और नेतन्याहू का जो एक खास आदमी है दरमर, उसके साथ मुलाकात हो रही है। ऑयल प्राइसेस के हवाले से ये खबर आ रही है कि ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा सर्ज कर सकती हैं, बहुत ज्यादा हाई हो सकती हैं। हमले के अलावा भी ये बहुत ऊपर जा सकती हैं, जो कशीदगी बढ़ गई है। तो ये सूरत हाल है। तमाम जो तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, एक तूफान जो है वो आ चुका है और एक सुनामी जो है वो दुनिया से टकराने वाला है। नाज़रीन, ताजा एस्केलेशन के बाद हर तरफ जो है वो एक हंगामी सूरत हाल है। और एक दफा फिर हम उस ड्यूरेशन के अंदर दाखिल हो गए हैं, उस फेज के अंदर दाखिल हो गए हैं जिसमें जंग हमसे सिर्फ चंद मिनट की दूरी के ऊपर खड़ी हुई है, सिर्फ एक बटन दबने की दूरी के ऊपर खड़ी हुई है, सिर्फ ट्रंप की एक हां की दूरी के ऊपर खड़ी हुई है। यानी जब एक ऐसा माहौल बन जाता है कि तैयारियां हो रही हैं, मोबिलाइजेशन हो रही है, बयानियां बन रहा है, तो उस माहौल के अंदर बस ये इतना ही जंग दूर होती है। ठीक है ना, आम हालात में इतना करीब नहीं होती, लेकिन इस हालात में वो एक बड़ा खतरा होता है कि भाई किसी भी वक्त ये लावा जो है वो फट सकता है। तो हम दोबारा से उसी ड्यूरेशन के अंदर दाखिल हो गए हैं। और इसी दरमियान फिर हम देखें तो मीडिया के ऊपर एक अलग तूफान आया हुआ है और आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, रिपोर्ट्स छापी जा रही हैं, तज्जिए हो रहे हैं, गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और हर कोई जानने की कोशिश कर रहा है कि आगे क्या होने जा रहा है, ईरान क्या कर रहा है, इसराइल क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, गल्फ रीजन के अंदर क्या हो रहा है, फोर्सेस को किस तरह से कहां पर डिप्लॉय किया जा रहा है। तो ये एक मीडिया के ऊपर भी एक तूफान है जो इस वक्त आया हुआ है। इस वक्त जो इजराइल है उसका नाज़रीन सबसे बड़ा पर्पस वो ये है कि गजा से तवज्जो हटाना, जो असल डीप एक जो पर्पस छुपा हुआ है। ईरान से जंग करना तो हमेशा से उनकी ख्वाहिश रही है, लेकिन इस वक्त एक बड़ा पर्पस गजा से तवज्जो हटाना है। और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ घंटों से जब से ये IAEA और इसका फैसला आया है और मिडिल ईस्ट के अंदर मोबिलाइजेशन हो रही है, तो उसके बाद से मीडिया की जो टॉप न्यूज है वो ईरान जंग के हवाले से बन गई है, ये सारे इकदामात बन गई है और गजा की खबर जो है वो कहीं नीचे चली गई है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और इस तरह से इस सारे मामले को प्ले करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। और आप जरा अंदाजा करें कि ये जेनोसाइडल एंटिटी जिसने जेनोसाइड कर दी है और मजीद जारी रखे हुए है, उसको बहुत सारे वॉर क्राइम्स ये कमिट कर चुके हैं, इनसे अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही, बल्कि ये एक और नए मुल्क के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। अब आप जरा अंदाजा करें, करोड़ों लोग इस नई जंग से मुतासिर होंगे और इससे कोई पूछ नहीं रहा कि जो इसने यहां पर वॉर क्राइम्स किए हैं, बल्कि ये इतनी बदमाशी के साथ इस वक्त जब वो बात कर रहा है इजराइल और बयानियां बना रहा है और जंग के लिए पुश कर रहा है और एक नए मुल्क के ऊपर ये हमला करने जा रहे हैं। और ट्रंप की जरा आप देखें कि ट्रंप जो पीस की बात करता है उसने मिलिट्री जो बजट है वो $1 ट्रिलियन कर दिया है। ये अमेरिकी हिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट बजट है। आप मुझे बता दें कि मिलिट्री जो बजट है वो बढ़ाने से, डिफेंस बजट बढ़ाने से अमन होता है। ये दुनिया के कौन से मुल्क ने ऐसा किया है कि डिफेंस बजट बढ़ाने से अमन हुआ है, और खासकर अमेरिका। और इस बजट में तो पैसे यूक्रेन को भी नहीं जाने। जो लास्ट पास हुआ था वो $857 बिलियन था, उसमें हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर जो है यूक्रेन को भी गए थे। इसमें यूक्रेन के लिए तो बजट नहीं है, तो ये तो उससे भी बड़ी बात है। और $1 ट्रिलियन जो है वो इसने बढ़ा दिया है। तो अगर आप असल में देखें तो अमेरिका ने अब जंगें ही करनी है। उसकी वजह यह है कि हर जो एम्पायर होती है वो जंगों में ड्रैग रहने के बाद जो है वो एक ऐसी सतह के पर पहुंच जाती है जिस सतह के पर इस वक्त अमेरिका पहुंचा हुआ है। जंगों में ड्रैग होने की वजह से कर्जा बढ़ जाता है, जैसे अमेरिका के ऊपर बढ़ा हुआ है। उनका जो बजट डेफिसिट है वो $5 ट्रिलियन के आसपास है वो पहुंचा हुआ है। तो जंगों में ड्रैग रहने की वजह से बजट का खसारा बढ़ता है, कर्जा बढ़ता है। अच्छा, अब इसको कम कैसे किया जाए? अब अमेरिका जो है उसको नए रिसोर्सेज पर कब्जा करना है। अब उसको नए रिसोर्सेज चाहिए, अब नए रिसोर्सेज के लिए जंगें करनी है। तो एक ऐसी मुश्किल सूरत हाल जिसके बाद एम्पायर कोलैप्स होती है कि जंगों की वजह से कर्जा चढ़ा, लेकिन इतनी बड़ी मिलिट्री पाल रखी है, उसका क्या करना है? तो जंगें करनी है ताकि रिसोर्सेज आ सकें। तो मजीद जंगें करेंगे तो मजीद नुकसान होगा। तो अमेरिका जो एक्चुअली, तो इसलिए आने वाला टाइम पीस का नहीं है। अमेरिका जंगों ही की डायरेक्शन के अंदर बढ़ेगा। और आप लिंडसी ग्राहम जैसे लोगों के ओपनली बयान जाकर देख सकते हैं। उसने कहा कि यूक्रेन पर हमें इसलिए जाकर
वहां पर जाना चाहिए कि वहां पर $26 ट्रिलियन के ज़खायर हैं और वो रिसोर्सेज हमें लेने हैं, हमें हमारी इकोनॉमी की जरूरत, तो वो वहां पर खुलकर ये बातें हो रही हैं, ठीक है ना। तो अमेरिका ने जंगों ही की तरह बढ़ना है, ये बात ध्यान में रखें। आने वाला टाइम अमन का नहीं है बल्कि जंगों का है। अच्छा, अब बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, सरकारी सतह के पर ईरान से ये अनाउंसमेंट सामने आ रही है कि उन्होंने हंगामी जंगी मशकों का ऐलान कर दिया। अब देखिए कि घंटों में ये वाकयात हो रहे हैं, दुनिया के इतने बड़े वाकयात पिछले कुछ घंटों के अंदर हुए। IAEA से सबसे बड़ा फैसला आ गया, अमेरिका ने इवैक्यूएशन शुरू कर दी और ईरान से बहुत बड़े इकदाम सामने आए और अब ईरान जो है वो उसने हंगामी जंगी मशकें जो है वो शुरू कर दी हैं। इरानियन आर्म्ड फोर्सेस बिगैन मिलिट्री मैनोवर्स फोकसिंग ऑन एनिमी मूवमेंट्स। इसमें फोकस ये भी रखा जाएगा कि अमेरिका की मूवमेंट्स क्या हो रही हैं, इजराइल की मूवमेंट्स क्या हो रही हैं, क्योंकि इजराइल के हवाले से ये खबर है ईरान के पास कि इजराइल अमेरिका को बताए बगैर, पूछे बगैर भी हमला कर सकता है, किसी भी सरप्राइज अटैक कर सकता है, क्योंकि उसका एक एरोगेंस और एक लाड है कि अमेरिका उसके खिलाफ क्या जाएगा, अमेरिका अल्टीमेटली इजराइल के साथ आ ही जाएगा ईरान के खिलाफ। तो इसलिए इजराइल किसी भी वक्त हमला कर सकता है। जो इजराइल के अंदर की सूरत हाल और नेतन्याहू को मोहलत मिली है उसको भी आगे चलकर डिस्कस करते हैं कि वो वोटिंग का क्या। तो जो नेतन्याहू को मोहलत मिली है वो भी ईरान पर हमले की वजह से मिली है। अल अरेबिया न्यूज़ कोट कर रहा है, अमिड रीसेंट टेंशंस ईरान लॉन्चेस मिलिट्री मैनूवर्स। अच्छा, तो ये एक बात होगी। इसके साथ साथ नाज़रीन, न्यूयॉर्क टाइम की जानिब से अब तक की सबसे बड़ी रिपोर्ट जब वो जारी की गई है, न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक ईरान के जो मिलिट्री हाई ऑफिशियल्स हैं उनकी मुलाकात हुई है हंगामी सतह के ऊपर, और उस मुलाकात में उन्होंने मैकेनिज्म तय करना था कि अब हमला अगर होने जा रहा है तो फिर ईरान क्या करेगा, ईरान कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। ईरान के पास एयरफोर्स तो नहीं है और न्यूक्लियर भी नहीं है उनके पास, तो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो न्यूयॉर्क टाइम ये लिख रहा है कि ईरान के हाई ऑफिशियल्स ने, मिलिट्री हाई ऑफिशियल्स ने ये ऑर्डर जारी किया है कि तैयारी की जाए कि बहुत बड़े नंबर्स के अंदर जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो इमीडिएटली फायर कर दिए जाएंगे। यानी इजराइल अगर हमला करता है तो फिर उस पर सोचा नहीं जाएगा, बस इमीडिएटली जब वो बहुत बड़े नंबर, इतने नंबर के अंदर के आज तक दुनिया में कहीं पर भी इतने बड़े नंबर के बैलिस्टिक मिसाइल के साथ कहीं पर हमला नहीं हुआ होगा। एक ही टाइम के अंदर इतने ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दुनिया में कभी भी कहीं भी फायर नहीं हुए होंगे जितने नंबर्स के साथ ईरान जो है वो इजराइल के ऊपर हमला करने जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। तेहरान हैज डेवलप्ड अ रिस्पांस प्लान दैट इंक्लूड्स एन इमीडिएट काउंटर अटैक ऑन इजराइल विद हंड्रेड्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स। अब ये 300 भी हो सकते हैं, ये 800 भी हो सकते हैं, इतने बैलिस्टिक मिसाइल। अब देखें ना, यमन जो है वो रोजाना एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर करता है और उसका कितना इंपैक्ट होता है, और यहां पर 300 अगर बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए जाएं। ये रशिया भी यूक्रेन के ऊपर इतने बड़े हमले कर रहा है और वो भी 30-40 जिस दिन इतने मिसाइल वो फायर करते हैं ना, जिसमें क्रूज मिसाइल भी होते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल भी होते हैं, तो वो वन ऑफ द लार्जेस्ट अटैक कंसीडर किया जाता है। तो अगर ये 300, 500, 800 बैलिस्टिक मिसाइल फायर करते हैं तो फिर क्या होगा और इजराइल का क्या बचेगा। और पिछले जो 2 अटैक्स ईरान ने किए हैं उसमें ये साबित उन्होंने कर दिया है कि इजराइल और अमेरिका का एयर डिफेंस मिलकर भी उनको नहीं रोक सकता। तो फिर कितनी बड़ी तबाही इजराइल के अंदर आने जा रही है। तो इसलिए ईरान जंग एक मिस्टेक के अलावा कुछ भी नहीं होगी, और ये सिर्फ एक संकी शख्स, एक पागल शख्स, एक वॉर क्रिमिनल जिसका मुस्तकबिल जेल और तख्तादार है, वो दुनिया को एक बड़ी जंग की तरफ धकेल रहा है। इसके सिवा ये कुछ भी नहीं है जंग। ये कोई ऐसी कोई लॉजिकल जंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ तसादुम है, डिस्ट्रक्शन है। और अमेरिका के बड़े बड़े लोग खुलकर इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि ये जंग क्या है, मतलब ये किसी सूरत हमें सूट नहीं करती है। तो ये एक संकी शख्स जो है वो दुनिया को असल में धकेल रहा है। तो हंड्रेड्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल, देखिए ये ईरान, देखिए ईरानियन जो कौम है ये आज तक किसी की कॉलोनी नहीं रहे हैं, तो अब ये उनके सर्वाइवल की जंग है, उनसे सरेंडर मांगा जा रहा है, और अगर उनके ऊपर हमला हो जाता है तो वो क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। ईरानियन मिलिट्री ऑफिशियल्स met to discuss to a response to a possible Israeli strike, यानी इजराइल का हमला होने जा रहा है। तो देखिए इजराइल अगर हमला करता है, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं और खतरात बहुत ज्यादा हैं, एक बात तय है कि ये इजराइल का आखिरी हमला होगा, ये जंग इजराइल की आखिरी जंग होगी। इस जंग के बाद इजराइल जो है वो कोई नई जंग करने की उसमें ताकत नहीं रहेगी, क्योंकि इजराइल ही नहीं रहेगा। ये बात लिख लें, ठीक है ना, क्योंकि ईरान ने जो कैपेबिलिटीज हासिल कर ली हैं वो ना ही शाम के पास थी, ना ही इराक के पास थी, ना ही लिबिया के पास थी, ना ही यमन के पास है, ना ही लेबनान के पास है। ये ईरान है जिसके पीछे रशिया और चाइना खड़े हैं, जिसके पीछे नॉर्थ कोरिया खड़ा है। तो पता चल जाएगा जिस दिन ये हमला करेंगे। और आप जरा अंदाजा करें ये कितनी बड़ी बात है। वो एरोगेंट पावर्स इजराइल, अमेरिका और ये सारे, जिन्होंने पिछले 20 सालों में कितने इस्लामिक कंट्रीज के ऊपर हमला किया और इस वक्त एक लाइव जेनोसाइड कर रहे हैं और उनको कोई परवाह नहीं है। आप मुझे सिर्फ ये बताएंगे ईरान पर हमला क्यों नहीं करते। ईरान के साथ उनको इतनी एक नफरत भी है, ईरान को वो तबाह भी सुबह शाम करना चाहते हैं। मुझे सिर्फ ये बताइए कि वो तबाह क्यों नहीं करते, वो ईरान के ऊपर हमला क्यों नहीं करते, किस चीज ने उनको रोक रखा है। तो वो ये बैलिस्टिक मिसाइल है, इन्होंने रोक रखा है, ठीक है ना, उस तबाही ने रोक रखा है जो इसके नतीजे में आएगी। अगर ये कोई इराक और शाम होता कि वहां से क्या वो कर लेंगे, ये कोई लिबिया होता, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कब का ईरान खत्म हो गया होता, कब का ईरान के ऊपर जंग छेड़ दी गई होती। तो असल चीज ये है। लेकिन अब मसला यह है कि
वहां पर इसराइल को जंग रोकनी है, गजा में जारियत रोकनी है, जो वो रोकने के लिए तैयार नहीं है, वो उसको कंटिन्यू रखना चाहता है, और वहां से तवज्जो हटाने के लिए ईरान जंग जरूरी है, एस्केलेट करना जो है वो जरूरी है। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से अब इजरायली लॉबी ईरान पर, और फिर वो ये भी सोचते हैं कि अगर आज ईरान पर हमला नहीं हुआ तो कल तो ईरान और ताकतवर हो जाएगा। अब जो रशिया वहां पर न्यूक्लियर प्लांट्स लगाने जा रहा है, तो कल को तो हम बिल्कुल हमला नहीं कर सकेंगे, और कल को अमेरिका हमारे साथ खड़ा होगा या नहीं होगा। तो इस तरह बहुत सारी चीजें। आगे हेडलाइंस देखिए, स्वेयर इंटरफेरेंस विद जीपीएस सिस्टम्स अराउंड ईरान। एक भरपूर इंटेलिजेंस वॉर हो रही है और सर्विलेंस हो रही है। इधर इन्होंने जंगी मशकें शुरू कर दी हैं, ये उनको मॉनिटर कर रहे हैं, वो इनको कर रहे हैं। एक हंगामी सूरत हाल है। और आईआरजीसी के जो सरबराह हैं उनका रिस्पांस आया है, वी आर रेडी एंड प्रिपेयर टू कन्फ्रंट एनी वॉर एट एनी लेवल। ये बार बार वहां से चीजें सामने आ रही हैं। और एक बड़ा इकदाम ये सामने आया है ईरान की जानिब से, यानी 3-4 बड़े इकदाम हैं। एक तो जंगी मशकें, दूसरा हंड्रेड्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल डिप्लॉय कर दिए हैं, तीसरा बड़ा इकदाम ये सामने आया है कि उन्होंने यूरेनियम की इनरिचमेंट को बहुत अगली सतह पर ले जाने का ऐलान किया। द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स डिसीजन इज एक्सट्रीमली डेंजरस एंड विल लीड टू डेड एंड फॉर आवर न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये कुछ भी हासिल नहीं कर सकेंगे। ईरान न्यूक्लियर एजेंसी अनाउंस इट विल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इनरिच्ड यूरेनियम। अब ये यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, इस ताजा एस्केलेशन ने यह साबित किया कि ईरान अपने उस मुतालबे से पीछे नहीं हटने वाला, बल्कि यह सारी एस्केलेशन ईरान को पुश कर रही है कि वो न्यूक्लियर की तरफ बढ़े। तो बात यह है कि अब ट्रंप क्या करेगा? ट्रंप इतनी एस्केलेशन करके क्या अब वो ईरान की शर्त मानेगा? तो कितनी बड़ी उसकी आप कह लें कि पसपाई होगी। अच्छा, अगर दूसरा रास्ता तो फिर जंग का है भाई, या तो ईरान की माननी है या जंग करनी है। तीसरा रास्ता तो है कोई नहीं कि ईरान उनकी शर्त नहीं मानने वाला है। और अमेरिका को ये जो वो शर्त मनवाना चाह रहा है, ये कोई ऐसा मसला है भी नहीं। ये तो इजरायली लॉबी ने उधर ये शर्त डलवाई हुई है ना, प्रेशर डाला हुआ है, और वो इसलिए वो शर्त रखवा रहे हैं क्योंकि ये शर्त ईरान मान नहीं सकता और मुज़ाकरात फेल हो जाएंगे। हालांकि जिस दिन पहले मुज़ाकरात हुए थे उस दिन अमेरिका ने ये शर्त नहीं रखी थी, और लास्ट जो न्यूक्लियर डील हुई थी उसमें भी ये शर्त नहीं थी। तो अब वो बिला वजह इसको शामिल करना चाह रहे हैं। तो ट्रंप ने अपने आप को इजरायली लॉबी की वजह से कहां पर आकर फंसा लिया, ठीक है। और ये आप देखें ट्रंप की एक एक पॉलिसी में क्या उसने अचीव कर लिया है। क्या मिडिल ईस्ट में वो कोई अमल ला सका है? क्या यूक्रेन की जंग रोक सका है? और उसकी एरोगेंट और इन्हीं फेल पॉलिसीज की वजह से और ट्रेड वॉर के हवाले से उसकी फेल्ड कैलकुलेशंस की वजह से आप देखिए खुद अमेरिका के अंदर केओस किस हद तक चला गया है, और वो मुजाहरे पूरे अमेरिका के अंदर फैलते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो ये वो शख्स है जिसके बारे में ताजा तरीन जो वर्ल्ड सर्वे आया है उन्होंने इसको एरोगेंट और डेंजरस करा दिया। तो इसकी जो फिलॉसफी है, इसके जो नजरियात हैं, इसकी जो पॉलिसी है और पीस थ्रू स्ट्रेंथ है, वो ना सिर्फ दुनिया में क्योस पैदा कर रहा है बल्कि खुद अमेरिका के अंदर जो वो क्योस पैदा कर चुका है। तो इसलिए ट्रंप की मौजूदगी के अंदर उसकी ऐसी पॉलिसीज की वजह से खतरात बहुत ज्यादा है जंग के। अच्छा, अगली बात यह है कि ईरान ने जो अगला स्टेप उठाया है वो ये है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स रिलीज कर दिए हैं। पहला जो बैच है वो डॉक्यूमेंट्स का उन्होंने रिलीज कर दिया। पे दर पे ईरान जो है वो जवाब दे रहा है। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए हैं इसमें जो IAEA का जो सरबराह है, कंप्लीटली कोऑर्डिनेटिंग विद इजराइल एंड हैज बीन कैरिंग आउट इजराइल ऑर्डर्स। ये इजराइल की कठपुतली बना हुआ है, ये इजराइल के ऑर्डर्स बजा ला रहा है, ठीक है ना। ये जो IAEA का सरबराह है, कोई साख ही नहीं है इस इदारे की, इसका तो सरबराह जो है वो इजराइल की कठपुतली बना हुआ है। ये डॉक्यूमेंट्स और ये एविडेंस जो है वो ईरान ने दुनिया के सामने रख दिए। एक और बम फोड़ दिया है। यानी आप इसको यूं देख सकते हैं कि ईरान जो है वो इस ऑर्डर के खिलाफ, इस वेस्ट की बदमाशी के खिलाफ खुली जंग में आ चुका है। खुली जंग है ये कि वो उनके इदारों की हकीकत भी सामने रख रहा है, उनकी डिमांड्स भी मानने से इनकारी है और अपनी कैपेबिलिटीज सरेंडर करने से भी इनकारी है, और रेजिस्टेंस की इमदाद भी जारी रखे हुए है और अपनी डिग्निटी के साथ आगे बढ़ रहा है और जंग के लिए भी तैयार है। तो ये खुली जंग है इस ऑर्डर के साथ। इजराइल जो है वो पूरी तरह से पुश कर रहा है इस जंग के हवाले से। इजरायली फॉरेन मिनिस्टर का बयान, अब वो ज़ायनिस्ट लॉबी को तो पूरा मौका मिल गया है भाई। उनका तो सारा बयान ही हो गया ना कि वो कब से ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान का प्रोग्राम पीसफुल नहीं है, फलाना फलाना। अब तो उनको मौका मिल गया। अब जरा इजरायली फॉरेन मिनिस्टर का बयान देखिए। दीज एक्शंस अंडरमाइन द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम एंड थ्रेटन रीजनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। आप जरा अंदाजा करें इन जालमों के काम और इनकी आप लैंग्वेज चेक करें, इनका अंदाज आप चेक करें, इनकी बदमाशी चेक करें। ये जो वॉर क्रिमिनल हैं, कह रहे हैं ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की ईरान खिलाफवर्जी कर रहा है। वो ट्रीटी जिसके ऊपर इजराइल ने साइन ही नहीं किए हुए और खुफिया न्यूक्लियर बनाकर बैठा हुआ है। और इनकी जुबान चेक करें, इनको रीजनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की फिक्र पड़ गई है। जेनोसाइड करने वालों को रीजनल स्टेबिलिटी की जो फिक्र पड़ गई है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पूरी तरह से इस वक्त पुश कर रहे हैं और इनको एक बयानिया मिल गया है। इसके अलावा जो CBS न्यूज है वो ये कोट कर रहा है कि US ऑफिशियल्स हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट इजराइल इज फुली प्रिपेयर्ड टू लॉन्च अ मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान। अमेरिकी ऑफिशियल्स को बता दिया गया है कि इजराइल हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
और इसी इजरायली फॉरेन मिनिस्टर ने मैक्रोन के खिलाफ क्या बयान दिया है? कहता है कि अगर मैक्रोन फलस्तीनी रियासत बनाना चाहता है, ही मस्ट इस्टेब्लिश इट ऑन द वास्ट फ्रेंच लैंड। फ्रांस कितना बड़ा है, वहां पर जाकर फलस्तीनी रियासत बनाए। तो आप जरा इनकी बदमाशी चेक करें, उसी वेस्ट के कंधे के ऊपर रखकर ये बंदूकें भी चला रहे हैं और उनके खिलाफ इस तरह की जुबान भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, रिपोर्ट के मुताबिक जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, यहां पर एस्केलेशन बहुत बढ़ने जा रही है, क्योंकि मिलिटराइजेशन होने जा रही है। ईरान किसी भी वक्त बहुत ज्यादा मिलिट्री नेवी यहां पर डिप्लॉय कर सकता है, अपनी फोर्सेस यहां पर डिप्लॉय कर सकता है, मिसाइल्स यहां पर डिप्लॉय कर सकता है। उधर से अमेरिका यहां पर अपना एयरक्राफ्ट कैरियर या मिलिटराइजेशन यहां पर कर सकता है। तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में एस्केलेशन मुतवक्के है। इंक्रीज्ड रिस्क इन गल्फ एंड स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ कुड लीड टू एन एस्केलेशन इन मिलिट्री एक्टिविटी। मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ सकती है, ईरान अपनी तैयारी करेगा और इधर से अमेरिका अपनी डिप्लॉयमेंट कर सकता है। एनबीसी जो अमेरिकन मीडिया है वो भी ये खबर दे रहा है, इजराइल इज कंसिडरिंग एन अटैक ऑन ईरान विद इन डेज विदाउट यूएस सपोर्ट। ये बात बिल्कुल अब मानी जा सकती है कि इजराइल अमेरिका को पूछे बगैर या उसकी हां के बगैर ईरान पर हमला कर सकता है। और इसकी वाज़ेह बात यह है कि उनके पास एक जवाब आ गया है कि ईरान न्यूक्लियर बना रहा है, और दूसरा उनको घमंड यह है कि अमेरिका क्या कर लेगा। अच्छा, इजराइल ने हमला कर दिया तो अमेरिका क्या कर लेगा? अमेरिका को अल्टीमेटली इजराइल को बचाने के लिए आना ही आना है। तो ये उनका घमंड है, और वो चाहते ही हैं कि अमेरिका खुद आकर हमला करे और पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ ये हमला किया जाए। लेकिन जहां तक अंदरूनी हालात चले गए हैं और अब ये ओवरऑल सिनेरियो बन गया है, मैं आपको बता रहा हूं 100% ये खदशात हैं कि इजराइल अमेरिका से पूछे बगैर हमला कर सकता है, और वो ईरान के न्यूक्लियर साइट को तबाह नहीं कर सकता। मकसद सिर्फ एक जंग छेड़ना है। अगली बात यह है कि जो अमेरिकी एम्बेसी है इजराइल में, उसने अलर्ट जारी किया है। इजराइल के अंदर जो है उसने अलर्ट जारी किया, और स्टीव विटकॉफ ने जो अभी मुज़ाकरात होने हैं संडे को, लेकिन उसने एक नया बयान दाग दिया और कहा है कि किसी सूरत ईरान को अलाउ नहीं किया जाएगा यूरेनियम इनरिचमेंट के लिए। एक फजूल सी शर्त है जिसके ऊपर बिला वजह जोर दिया जा रहा है। तो सवाल सिर्फ यह है कि जब अमेरिका बार बार ये कह रहा है, एस्केलेशन भी कर रहा है, तो ईरान तो ये शर्त नहीं मानने वाला, फिर अमेरिका क्या करेगा? तो अमेरिका अपने आप को ऐसे बॉक्स के अंदर बंद कर रहा है जिसमें उसको जंग की सूरत में भी नुकसान ही होना है। ये अमेरिकन एम्पायर का खात्मा होगा ये वाली जंग, या फिर उसको पसपाई करना पड़ेगी, पीछे हटना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात यह कि नेतन्याहू ने मुसाद का जो चीफ और इसका स्ट्रेटेजिक मिनिस्टर है दरमर, उसको भेजा है। स्टीव विटकॉफ के साथ मुलाकात होगी, ईरान के साथ टॉक्स होने से पहले यह मुलाकात होने जा रही है। ऑयल प्राइसेस के हवाले से यह खबर आ रही है कि उनकी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं, यानी एक कशीदगी है, हमला होगा नहीं होगा, लेकिन आने वाले दिनों में और फौरी तौर पर जो प्राइसेस हैं वो ऊपर जा सकती हैं, ये बताया जा रहा है। अब नाज़रीन, जो इजराइल के अंदर एक बड़ा वाकया कल होने जा रहा था और पार्लियामेंट डिसॉल्व होने जा रही थी, मेजॉरिटी अपोजिशन को हासिल हो गई थी, उसका क्या बना? उसका नाज़रीन बना यह कि बिल्कुल आखिरी मिनट में जो नेतन्याहू है उसको मोहलत मिल गई। जो हरीदी पार्टीज हैं जो इसकी गवर्नमेंट से निकले थे और उनकी वजह से मेजॉरिटी अपोजिशन को हासिल हुई थी, आखिरी मिनट में जो है वो मोहलत मिल गई नेतन्याहू को। नेतन्याहू ने ये कहा कि ईरान का खतरा है, ईरान पर हमला हमने करना है, देखो हमने गजा में कब्जा करना है, इस तरह की बातें जो वो बहरहाल उसने की। और जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टी है उसने मोहलत दे दी और वोटिंग हुई, लेकिन उसमें मेजॉरिटी वोट नहीं पड़ सके और गवर्नमेंट डिसॉल्व नहीं हुई। लेकिन इस सब के साथ मामला हल नहीं हुआ, मसला हल नहीं हुआ, इजराइल के अंदर मसला हल नहीं हुआ। मिसाल के तौर पे लेपर्ड का जो इजरायली ऑपोजिशन है उसका बयान देखिए, यू सोल्ड आउट द आइडिया ऑफ सोल्जर्स इन ऑर्डर टू स्टे इन पावर फॉर अ वीक और 3। अब मसला वहां पर क्या है? देखिए, वहां पर असल इशू तो यह है ना कि फौज की शॉर्टेज है, और फौज की शॉर्टेज की वजह से वो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स को भी फौज में भर्ती करना चाह रहे हैं। अब इजरायली आर्मी चीफ का भी कल बयान आया इस वोटिंग से पहले कि इनको फौज में लाजमी भर्ती करना है। तो नेतन्याहू ने उनको कहा कि भाई हम कोशिश करेंगे कि तुम्हें फौज में भर्ती ना किया जाए, और ईरान का खतरा, वो सारी बातें उसने की। तो मसला तो हल नहीं हुआ। अपोजिशन सारी कह रही है, आर्मी कह रही है, फिर फौज की शॉर्टेज भी है, तो इनको इस्तेशना कैसे देंगे? उनको फौज में भर्ती करना तो है और वो होंगे नहीं। तो इसे एक और चीज आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कल भी हमने एक रिपोर्ट आपके सामने रखी थी, जो हैरेट्स के एडिटर इन चीफ ने लिखी कि कैसे इसराइल जब वो ओवरऑल कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, जो कंस्क्रिप्शन लॉ है, कंस्क्रिप्शन लॉ से मुराद है कि हर जो सिटीजन है वो फौज में जाएगा, उसको ट्रेनिंग लेना लाजमी। ये इसराइल के अंदर लॉ है, हर सेटलर जब वो जाता है फौज के ट्रेनिंग लेता है। तो देखना कि अब फौज की शॉर्टेज हो गई है, तो इस कंस्क्रिप्शन लॉ की जरूरत क्या है? क्योंकि मुसलसल इसराइल ने जंगों में रहना है, तो अब मुसलसल जंगों में रहने की वजह से अब उसकी सोसाइटी इस तरह से कोलैप्स हो रही है, ठीक है ना? तो इसका मतलब यह है कि इसराइल जिस रास्ते के ऊपर है वो मुसलसल जंगों का रास्ता है, और अंदरूनी तौर पर इसराइल उस पॉइंट की तरफ जा रहा है कि वो जंग अफोर्ड नहीं कर सकता, उसकी सोसाइटी अफोर्ड नहीं कर सकती। अब ये जो हरीदी हैं, इनका तो रिलीजियस इशू है, वो तो किसी सूरत फौज में नहीं जाएंगे और उनकी जरूरत है, तो फिर क्या होगा? मतलब आने वाले महीनों में और कैसे ये मामला इसराइल के आगे बढ़ेंगे। और जो इसका रास्ता है वो तो एंडलेस वॉर का रास्ता है, और इसलिए अब ये दाइश को भी इसलिए लेकर आए हैं कि फौज की शॉर्टेज इस तरह से पूरी की जा सके। तो इसलिए ये मसला हल नहीं हुआ, और ना जिस रास्ते के ऊपर है इसके लिए ना मिडिल ईस्ट वालों के लिए कोई फायदा है, ना खुद इसराइल के लिए है, ना वेस्ट के लिए है।
एक एक ताकतें हैं जो नेतन्याहू जैसी, जिनको पता है कि जंग रुक गई तो ना उसकी पावर बचनी है, और उल्टा उसको करप्शन का ट्रायल भी है, वॉर क्रिमिनल भी है, और फिर जो डिफेंस मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, डीप स्टेट्स हैं, वो बस इस तरह की जंगों को बढ़ा रही हैं। पूरी दुनिया को ये जंगें सूट नहीं करती हैं। ओवरऑल आप देखें दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, खुद अमेरिका के अंदर क्या हालात है, यूरोप के अंदर क्या हालात है, इकोनॉमी सबकी डिस्टर्ब हो रही है। अभी एक IMF की रिपोर्ट सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि ओवरऑल जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें कमी का इम्कान है, और अमेरिका की इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर कमी। तो जंगों की वजह से, मतलब देखना, यूक्रेन में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स आए हो गए, यहां गजा में कितना, ओवरऑल जंगों के, तो इससे दुनिया को तो कोई फायदा नहीं हो रहा। अच्छा, अब इसकी जरा स्पीच भी सुने जो इसने की है, दो हेडलाइंस मैं आपके सामने रखता हूं, अब जरा इसकी बातें सुने, ये किस तरह मिडिल ईस्ट को लेकर जा रहा है। ऑटोमन एम्पायर विल नॉट रिटर्न, सल्तनत उस्मानिया रिटर्न हम नहीं होने देंगे, और इसने कहा यरूशलेम विल नॉट बी डिवाइडेड अगेन। अब ये मतलब क्या ये बातें कर रहा है, और इफ वी फॉल एंड दैट विल नॉट हैपन, अगर हम फॉल कर गए, अगर हम तबाह हो गए तो, जो कि होगा नहीं, नेतन्याहू कह रहा है, बट इफ वी डू फॉल, लेकिन अगर हम फॉल कर गए, मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विल फॉल विद अस, दुनिया के बहुत सारे जो पार्ट्स हैं वो हमारे साथ फॉल करेंगे। ये बेसिकली वेस्टर्न वर्ल्ड को जो है वो मैसेज दे रहा है। अच्छा, ये बात तो सही है कि ये एक वर्ल्ड ऑर्डर की अलामत है, और अगर ये गिरेंगे तो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर भी इनके साथ गिरेगा, लेकिन इसके अंदर एक और मैसेज छुपा हुआ है, और वो मैसेज वही है जिसके बारे में कभी कभार आपको निशानदेही करते हैं कि इनके जो लोग हैं वो वेस्टर्न सोसाइटीज के अंदर पेनिट्रेट किए हुए हैं, तो ये उनको धमकी है कि हम तो आपके अंदर बैठे हुए हैं, तो अगर हम नहीं बचेंगे तो फिर तुम्हारा भी, तुम ना सोचो कि हम नहीं बचेंगे तो तुम बच जाओगे। मतलब इनके लोग इस तरह से इनकी सोसाइटीज, वेस्टर्न सोसाइटीज के अंदर पेनिट्रेट किए हुए हैं, तो ये उस तरह की धमकी भी एक दी गई है। तो बहरहाल ये इस वक्त की सूरत हाल है, और बड़ी कशीदा सूरत हाल आपके सामने है कि हालात खराब हो रहे हैं। अब क्या गजा का सीज़फायर हो सकेगा? क्या यहां से ईरान का मामला जो है वो डीएस्केलेशन की तरफ जा सकेगा? क्या यहां से भी मामलात निगोशिएशन की तरफ जा सकेंगे, या फिर गजा के अंदर भी ये जारी रहेगी और यहां पर ईरान जंग छिड़ जाएगी, जो कि इटसेल्फ एक वर्ल्ड वॉर होगी, ये वर्ल्ड वॉर से कम नहीं होगी। तो बड़ा क्रूशल और क्रिटिकल टाइम है, देखते हैं मामलात किस तरफ जाते हैं। आपने राज लगा करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।